कोतवाल रामलखन सिंह। कोतवाल रामलखन सिंह अपने कमरे में कुछ उदासी भरी सोच की मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने सपने में भी न सोचा था कि जरा से बवाल से कप्तान साहब उन्हें लाइन हाजिर कर देगा। ऐसा भी नहीं था कि वे पहले निलंबित या लाइन हाजिर नहीं हुए थे। कई बार तो उन्होंने सिर्फ कोतवाल बने रहने के लिए और डीएसपी के प्रमोशन से बचने के लिए भी कोई ना कोई कांड करवा दिया, जिससे वे थानेदार या कोतवाल ही रहे। कोतवाल के पद को लेकर उनके मन में मुगल कालीन भारत के कोतवाल जैसी छवि उतर आती थी। अक्सर वे अपनी इस मान्यता को कोतवाली में किसी खाली शाम को लोकल पत्रकारों के बीच साझा करते। यार देखो, पुलिस में सबसे पुराना असरदार पद कोतवाल का ही है। ये सब डीआईजी, पीआईजी, एसपी, टीएसपी तो बाद में आए। अवध में नवाबों के जमाने से कहावत चली आ रही है कि कोतवाल का ओहदा फौलाद का ओहदा होता है। कहावत के यहाँ तक की है कि कोतवाल के पेशाब से चिराग जला करते हैं। इतनी ताकत है इस पद में। उनके बाप दादा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही दरोगा थे। अपने बेटे को भी दरोगा भर्ती में पास करवा देने के बाद उन्होंने महान जैव विज्ञानी लेमार्क के सिद्धांत को बदल डाला था, जिसमें लेमार्क की स्थापना है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है। वैसे उन्हें पिछले महीने से ही शक था कि नया कप्तान उनको पसंद नहीं करता है। 2 महीने पूर्व अपनी पहली ही क्राइम मीटिंग में कप्तान ने निर्देश दिया था, मेरे आने से पहले यहाँ जो भी सट्टा, हवाला आदि सब उल्टा सीधा चल रहा था बंद होना चाहिए। कोई शिकायत मिली तो खैर नहीं, हम शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। सेवक शब्द सुनते ही रामलखन सिंह के अदृष्टों में ही मुस्कुराते हुए अपने समकक्ष को देखा और त्योरियों से हल्का इशारा किया। इस हरकत को कप्तान ने भी देख लिया। उसने तुरंत रामलखन सिंह को उठाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ तैनाती है? सर, रामलखन सिंह वल्द राणा समर बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर सारनाथ। क्या इशारा कर रहे थे? कुछ नहीं साहब। रामलखन के नकारते ही कप्तान ने उसे दूसरे इंस्पेक्टर से पूछा, क्या कह रहे थे ये? दूसरे ने हड़बड़ी में कहा, जनाब मैं इन पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तो आपके निर्देश नोट कर रहा था कि अब सब पुराना धंधा बंद। कप्तान ने फिर रामलखन सिंह से पूछा, इसमें इशारे वाली क्या बात है? मीटिंग को मजाक समझ रखा है? यद्यपि रामलखन सिंह ने कहा, जनाब भूल हो गई, क्षमा करें। लेकिन कप्तान गुस्से में लगभग चीखने लगा, तुम लोग मेरी बातों को इस तरह हल्के में लेकर इशारे कर रहे हो तो पब्लिक का क्या हाल करते होगे? मैं कल कह रहा हूँ, सारे गैर कानूनी काम बंद आज से। तो इंस्पेक्टर सारनाथ को मजाक सूझ रहा है, ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। क्षमा मांगने के बावजूद कोई असर न देख रामलखन सिंह से ना रह गया। अचानक वे खड़े हो गए। कप्तान ने अचानक खड़े देखकर डपट कर कहा, क्या हुआ? खड़े क्यों हो गए? मीटिंग में मन नहीं लग रहा तुम्हारा? सर, एक बात कहनी थी, अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करूं? बैठो चुपचाप। आई डोंट लाइक इंटरफेरेंस इन बिटवीन सीरियस मैटर्स। बैठो चुपचाप, जो कहना है लास्ट में कहना। लगभग पौने घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग के बाद कप्तान ने रस्मी तौर पर पूछा, कोई शक या सवाल? सब ने एक स्वर में कहा, नो सर। तभी कप्तान की नजर रामलखन सिंह की तरफ गई। वे तुरंत बोले, हाँ तुम कहना चाहते थे? रामलखन सिंह ने इतना ही कहा, जनाब मैं आपकी बातों को हल्के में नहीं ले रहा था, लेकिन आपका हुक्म तामील होना लगभग संभव नहीं है। पिछले साहब भी इस चक्कर में 6 महीने में ही पीएससी में चले गए। इधर और कुछ तो है नहीं, बस हवाला और सट्टा का हिसाब किताब है। मान लीजिए हम लोग तो आपके आदेश से संतोष कर लेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के बहुत बड़े लोगों की सह है इन चीजों में। अगर हुजूर ने ज्यादा कड़ाई की तो ई लॉबी बहुत पौवा वाली है। समझ ले कि आज की तारीख में उनका कोई उखाड़ नहीं सकता। इसलिए साहब थोड़ा व्यवहारिक योजना रखी जाए। यह सुनते ही कप्तान आग बबूला हो गया। बोला, गेट आउट। दलाली करते होंगे तुम लोग, मैं नहीं करता। फिर उसने स्टेनी को बोला, शर्मा लगता है इनका मन सारनाथ में ज्यादा शांत हो गया है। एक आर्डर निकालो इनका लाइन हाजिर के लिए। ओके, आप सब जा सकते हैं। सभी जय हिंद करके बाहर निकलने लगे।
कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की। राम लखन सिंह बोले, तो ठीक है, तुम लोग अपने इलाके में आदेश तामील करके दिखाना। एडिशनल एसपी और सीईओ सिटी ने किसी तरह कप्तान को मनाया, साहब इसको माफ कर दे, यह मूर्ख है लेकिन स्वामी भक्त है, थोड़ा बड़बोला है लेकिन एकदम अनुशासित और आज्ञाकारी है, मेहनत भी बहुत करता है, हमेशा गश्त करता है, क्राइम भी कंट्रोल रखता है, थोड़ा दबंग है और भाषा खराब लेकिन आदेश का पालन करने में कहीं भी देर नहीं करता। कप्तान ने भी माफ कर दिया, इस ताकीद के साथ कि आदेश के पालन में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और जल्दी ही सारनाथ थाने का दौरा करेंगे। राम लखन सिंह पुलिसगिरी के तरीके की अपनी मुगल कालीन मान्यता पर ज्यादा यकीन करते थे। भारतीय दंड संहिता और मानव अधिकार आयोग के निर्देशों को वह पुलिस के कामकाज में बिना वजह का हस्तक्षेप मानते थे। उनके थाने में घुसते ही एक बड़ा बोर्ड लगा होता था जिस पर लिखा होता था, मैं वादी को तुरंत एफआईआर दर्ज करने और उनकी अनुज्ञप्ति के बाद एक प्रति प्राप्त किए जाने का वचन देता हूं। आज्ञा से राम लखन सिंह कोतवाल। जब कप्तान ने उनके थाने का निरीक्षण किया तो पाया कि एफआईआर रजिस्टर में पिछले 3 महीनों में एक भी केस दर्ज नहीं है। उसने तुरंत राम लखन सिंह को तलब किया, यह क्या मजाक है? राम लखन सिंह ने कहा, हुजूर, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने आज से सैकड़ों साल पहले शांति और प्रेम का प्रवचन दिया था, उसका थोड़ा बहुत तो असर होगा ही। और आप पता कर लें, इस इलाके में लोग बड़े मिलनसार और आपसी सद्भाव से रहते हैं। तारीख गवाह है कि कोई कभी दंगा नहीं हुआ। वैसे भी हिंदू और बौद्ध आबादी ज्यादा है जिससे कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं होता और इस इलाके में अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले ग्रामीण हैं। ज्यादा शहर का इलाका नहीं पड़ता तथा बौद्ध धर्म के अध्ययन केंद्र तथा संग्रहालय हैं। ऐसे में अपराध की संभावना कम हो जाती है। और सबसे बढ़कर सारनाथ स्टेशन से उतरते ही एक तरफ लिखा हुआ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो इसलिए भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कप्तान ने भड़क कर कहा, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? सारे बनारस में एफआईआर रजिस्टर भरे पड़े हैं और तुम्हारा इलाका सत्यवादी हरिश्चंद्र का हो गया है। जरूर तुम गड़बड़ कर रहे हो, मैं पता कर लूंगा और मुझे किसी भी धोखाधड़ी का पता चला तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। राम लखन सिंह का मन किया कि कप्तान को उल्टा जवाब दे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, आप सरकार हैं साहब, जो आज्ञा, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि सेवक के खिलाफ यह जहमत उठानी पड़े। वापस आकर कप्तान ने LIU इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा, पता करो राम लखन सिंह कैसे मैनेज करता है कि उसके थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जबकि थाने के मेन गेट पर रुपए में रिजर्व बैंक के गवर्नर के वचन भाषा की तरह उसने एफआईआर दर्ज कराने की गारंटी दे रखी है। LIU इंस्पेक्टर ने जो कथा सुनाई उसके बाद कप्तान ने सिर पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बताया, जनाब, राम लखन सिंह अपने तरीके के अलग ही कोतवाल हैं। जब भी कोई केस आता है पहले उसको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं और इतना दिमाग चाट लेते हैं कि आदमी मुकदमेबाजी के बजाय मेल मिलाप करके चला जाता है। जैसे भाई भाई के बीच झगड़ा हो गया तो वह रामायण सीरियल की सीडी लगवाकर दोनों को दिन भर दिखाते हैं और बीच बीच में अपने 2-4 चेलों को लेकर बोलते रहते हैं कि एक वह देखो भाई थे, कितना प्रेम और एक दूसरे की कितनी चिंता। एक हरामजादे तुम लोग हो, भगवान का कोई डर है कि नहीं? ऊपर पहुंचकर क्या जवाब दोगे? खाली माया के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। एक माँ के पैदा हुए, एक ही माँ ने दूध पिलाया, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? चलो अभी तुम लोग थोड़ा मेडिटेशन करो, अपने कर्म और व्यवहार पर विचार करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। फिर मुझे बताओ कि अंतर्मन का कलुष धुला कि नहीं। और अगर अपने अपने मेहरारू के इशारे पर नाचना ही है तो बोलो, अभी एफआईआर करता हूँ। मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो साले कोर्ट कचहरी के चक्कर और तुम लोग दो खत्म हो ही जाओगे और तुम्हारी दुश्मनी में तुम्हारे बेटे पोते भी बर्बाद हो जाएंगे। देखो, भारत और पाकिस्तान में 4 बार भयंकर लड़ाई हुई, हजारों सैनिक शहीद हुए, फिर भी हर बार बातचीत का दौर चलाया जाता है क्योंकि हमारे नेतागण और बड़े बड़े सचिव और अधिकारी लोग समझदार हैं। तुम लोगों की तरह जाहिल थोड़ी हैं। एक दूसरे पर परमाणु बम फेंक दिए होते तो सत्यानाश हो गया होता पूरी धरती का। तो बोलो, क्या चाहते हो, सत्यानाश या आने वाले दिनों में अपने परिवार की खुशहाली?
LIU इंस्पेक्टर बोलता रहा, सर उनके इलाके में गैंगवार होता नहीं है क्योंकि अब तक 60 से अधिक एनकाउंटर कर चुके हैं। बड़े बड़े डकैतों की वैसे ही उनसे हालत खराब रहती है। दलित उत्पीड़न की कोई घटना नहीं होती क्योंकि जब राम लखन सिंह चकिया में थे तो वहां एक ठाकुर साहब ने किसी दलित का घर जलवा दिया था। ठाकुर साहब निश्चिंत थे कि कोतवाल अपनी बिरादरी के हैं इसलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन शिकायत मिलने पर राम लखन सिंह ने न केवल उस ठाकुर को गांव के बीच में बेटों सहित लाठियों से पीटा और मूछें उखाड़ ली, बल्कि दलितों से पिटवाया भी। और जिस दलित का घर जलाया था उसको बोला अपनी चप्पल पर थूको, फिर उस थूक को ठाकुर से चटवाया भी। इसके बाद घुटन और शर्म के मारे ठाकुर परिवार औने पौने दाम पर घर बेचकर कहीं और बस गया और शेड्यूल कास्ट का ऐसा समर्थन उनको मिला कि चकिया से अचानक ट्रांसफर होने पर जनता ने GT रोड जाम कर दिया। जनता तभी मानी जब राम लखन सिंह खुद माइक लेकर पब्लिक से आग्रह किए कि भाई ट्रांसफर होना जरूरी है और मेरी मर्जी से हुआ है। अब आप लोगों की बहुत सेवा कर ली, दूसरों का भी भला करने दें। तब जाकर जाम खत्म हुआ और विदाई में तो पूछिए मत, चकिया से मुगल सराय तक लोग रोक रोक के माला फूल बरसा रहे थे। कप्तान ने इस तारीफ से कुछ झुंझलाकर कहा, ये सब छोड़ो, तुम यह बताओ कि और क्या करता है राम लखन सिंह घटना की खबर दबाने के लिए। आखिर कोई तो खिलाफ बोलता होगा, सबको कैसे मैनेज कर सकता है कोई। इंस्पेक्टर ने कहा, हुजूर उनकी सजा देने के तरीकों पर जनता का पुरजोर समर्थन रहता है। जैसे आजमगढ़ में एक बार उनके इलाके में बलात्कार की घटना हुई, दोनों आरोपी पकड़ भी लिए गए। उसके बाद उन्होंने उनको भीड़ के हवाले कर दिया और भीड़ को सलाह दी कि इन पापियों को जान से मार दोगे तब तो इनकी मुक्ति मिल जाएगी, मारने की जगह इन सालों का गुप्त अंग ईंट से कूच के बधिया कर दो ताकि जिंदगी भर इनको देखकर बहू बेटियों पर गलत नजर डालने वालों की फट के हाथ में आ जाए, और उसके बाद 10 साल के लिए बड़े घर भेजने का इंतजाम मैं कर दूंगा। और भीड़ ने वही किया। तब से राम लखन सिंह के इलाके में बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई। कप्तान ने चौंकते हुए पूछा, मामला क्या अखबारों में नहीं आया? आजमगढ़ के SP तक बात नहीं पहुंची? इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, जनाब किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि राम लखन सिंह के खिलाफ कुछ लिख दे। और ये बात कौन साबित करता है कि पुलिस ने उन बलात्कारियों को भीड़ को सौंपा? एक बार किसी छेड़खानी की घटना में जब वह चेतगंज में थे तो उन्होंने उस लड़के को गधे पर बिठाकर सिर मुड़ाकर चेहरा काला सफेद करके घुमाया था। तब एक वरिष्ठ पत्रकार ने मानवाधिकार की दुहाई देते हुए उनके खिलाफ काफी कुछ लिखा, जिस पर तत्कालीन कप्तान साहब ने उनकी जमकर क्लास लगाई थी। उनको लिखित चेतावनी भी मिली थी। राम लखन सिंह ने इसका बदला इस प्रकार लिया कि अपने किसी आदमी को उस पत्रकार की बेटी के आर्य महिला डिग्री कॉलेज से निकलते ही उसका दुपट्टा खींचकर और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए बेनिया बाग की तरफ भागने को कहा और रास्ते में उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा भी कवर करवा दिया। मौके पर जब जनता, नेता और पत्रकार इकट्ठे हुए तो लोगों ने मांग की कि उसको नहीं ले जाने देंगे, पहले हमारे हवाले करिए। तब उन्होंने उसी पत्रकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नहीं नहीं, मानव अधिकार का मामला है, कोई मारपीट नहीं, हम इसकी काउंसलिंग करेंगे। और अपने ही लोगों से जो कि पहले ही भीड़ में घुसे हुए थे धक्का मुक्की करवाई और उस चक्कर में छेड़खानी करने वाले बंदे को धीरे से भगा दिया। उसको भगाने के बाद उस पत्रकार और 50 लोगों के खिलाफ पुलिस के कामकाज में बाधा डालने और अपराधी को भगाने में सहयोग करने का मुकदमा अलग दर्ज कर दिया। समूचे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था पहले ही उन्होंने कर रखी थी। इसके बाद थाने में भयंकर पिटाई की बात तो छोड़िए, कोर्ट में सबूत सहित अभियोजन अधिकारी के साथ जाकर उस पत्रकार को 1 साल की सजा करवा कर ही माने। उस बेचारे की नौकरी गई और इज्जत भी। इसके बाद भी कोई पत्रकार राम लखन सिंह के खिलाफ लिखने से पहले 1000 बार सोचता है। कप्तान ने फिर झुंझलाकर कहा, यार फिर भी कुछ तो चोरी पॉकेटमारी की घटना होती होगी, इतने बड़े थाने के इलाके में ऐसे कैसे मैनेज कर लेता है वो? इंस्पेक्टर ने कहा, जनाब आप नाराज ना हो, लेकिन उनका तरीका ही ऐसा है। छोटे मोटे चोरों जेब कतरों की तो बात ही ना पूछिए। कोई पकड़ में आ गया तो पूरे थाने भर के स्टाफ के कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा और माली का काम करवाने के बाद रात में उससे सभी लोग मालिश अलग से करवाते हैं। बड़े बड़े पहलवानों का 2 दिन में काम कराकर कचूमर निकाल देते हैं। तीसरे दिन किसी पेंडिंग केस में नाम डालकर कोर्ट में पेश करवा देते हैं। अब ऐसे में कौन हिम्मत करेगा चोरी चकारी की?
एक बार तो 10-12 बदमाशों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी, यह कहते हुए कि इन सालों की संतानें भी एंटी सोशल होंगी और मानव अधिकार उसके लिए है जो मानव वाला काम करे। लोगों ने भी सपोर्ट किया। कप्तान ने माथा पकड़ लिया, फिर पूछा, क्या पैसे नहीं लेता है राम लखन सिंह? अब की बार LIU इंस्पेक्टर चुप रहा। सर, इसकी जानकारी नहीं है। कप्तान ने कहा, तब किस बात के LIU इंस्पेक्टर हो? सारी कथा सुना रहे हो और असली मर्ज का पता नहीं। इंस्पेक्टर ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा, सर अब कहाँ तक कहें, बस समझ ले कि बालू का भी तेल निकाल लेने वाले राम लखन सिंह सत्ता पक्ष के किसी नेता की हिम्मत नहीं कि उनसे मनमानी करा ले, और विपक्षी पार्टियों की सिफारिश सुनने के पैसे खूब लेते हैं। सीधे कहते हैं कि तुम लोगों की नेतागिरी हम मुफ्त में चमकने थोड़े देंगे। भंडारे के नाम पर जिनका समझौता कराते हैं उससे चंदा भी जम के लेते हैं। ज्ञानपुर तहसील के वकीलों ने भी एक बार प्रदर्शन किया था इनके खिलाफ कि सारे मामले थाना स्तर पर ही सुलझा देते हैं, जिससे कोई मामला कोर्ट में जाता ही नहीं था। वकीलों की रोजी रोटी पर आफत आ गई थी। कप्तान ने सिर पकड़ लिया। LIU इंस्पेक्टर से कहा, अच्छा जाओ, मैं इस राम लखन को देखता हूँ, है क्या चीज ये। इंस्पेक्टर ने चलते हुए कहा, जनाब एक विनती है, जाने भी दें ऐसे लोगों को, अब पके घड़े पे मिट्टी चढ़ना तो संभव नहीं है, बाकी जो आज्ञा जनाब की। जय हिंद। इसके महीने भर बाद ही दूसरी घटना घटी जिसने कप्तान को और नाराज कर दिया। एक दिन राम लखन सिंह चिरई गांव के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेता शमशाद अली के ईंट के भट्टे पर बाटी चोखा मटन की दावत पर गए थे। भोजन से पहले विस्की का दौर चल रहा था। राम लखन सिंह 4-5 पैग के बाद आंखें रत्नार कर चुके थे। भाषा भी कुछ बहकने लगी थी। नेताजी अब शमशाद भाई से होते हुए शमसदवा में बदल चुके थे। शमशाद अली भीतर से भीतर आशंकित थे कि कहीं राम लखन सिंह इसके आगे बढ़कर असंसदीय शब्दावली तक ना बढ़ जाएं। इसलिए उन्होंने अपने संबोधन को कोतवाल साहब से बदलकर ठाकुर साहब किया। फिर उनको याद आया कि ठकुरैती के ताऊ में कहीं कोतवाल महोदय मुसलमानों के लिए ठाकुरों की परंपरागत शब्दावली तक ना पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने राम लखन सिंह को अपना बड़ा भाई घोषित किया। देखिए भाई, कोतवाल साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनके नाम में भले ही लखन लगा हो लेकिन इनके लखन हम ही हैं। यह कहते हुए शमशाद अली ने उनके चरण छू लिए। शायद इस दास्य भाव वाली भक्ति का परिणाम था कि नशे का सुरूर दब गया और राम लखन सिंह ने शमशाद अली के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिनसे अन्य मेहमानों को नवाजा, जिनमें कुछ छुटभइये नेता, पत्रकार और एक डॉक्टर साहब भी थे। महफिल अपने रंग पर थी। 9:40 बजे के आसपास जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना वायरलेस पर प्रसारित हुई। भट्टे पर उनकी जीप का वायरलेस रह रहकर संदेश दे रहा था। हमराह सिपाही ने तुरंत राम लखन सिंह को बताया, सर कंट्रोल रूम से मैसेज है कि लालपुर पेट्रोल पंप से कुछ बदमाश कैश लूटकर पांडेपुर की तरफ भागे हैं, तुरंत नाकाबंदी की जाए। लालपुर राम लखन सिंह के इलाके में नहीं आता था, लेकिन भट्टे से लालपुर बहुत ज्यादा दूर न था। लालता प्रसाद पत्रकार ने भी कहा कि भी कोतवाल साहब बस मीट तैयार है, खाकर निकले। लेकिन राम लखन सिंह ने अपने फर्ज को तरजीह दी। कड़क स्वर में बोले, अबे 4 पीढ़ी से पुलिस का खून दौड़ रहा है हमारे भीतर, रुका ना जाएगा। तुम भकोसो साले परजीवी पत्रकार, हम तो चले फर्ज निभाने, कहकर खड़े हुए। बेल्ट ठीक करते हुए वे जीप की तरफ बढ़ रहे थे कि मीट के भगोने से खुशबू का झोंका आया। शमशाद अली ने भी कहा, पता नहीं क्या किस्मत है, इतना मजा आ रहा था भैया के साथ, अब बिना खाए भैया जा रहे हैं तो बड़ा बुरा लग रहा है। खैर क्षत्रिय खून है, ललकार पर चुप नहीं बैठ सकता। भैया अगर रास्ते में मिले बदमाश ना तो वहीं एनकाउंटर कर दीजिएगा सालों का। राम लखन सिंह को जीप तक पहुंचने के लिए चले ही थे कि उन्होंने अपने हमराह को आवाज लगाई, अबे जनार्दन। जी साहब। अबे गाड़ी में टिफिन वगैरह है कि नहीं? हाँ सर है, मेरा और रमाशंकर का भी है। तो ऐसा करो, थोड़ा खाना रख लो टिफिन में, बाद में खा लिया जाएगा। इतने मोहब्बत से संसदवा ने इंतजाम किया है तो उसको उदास नहीं करेंगे। और हाँ, थोड़े पीस ज्यादा रख लेना, सीओ साहब को भी चखाया जाएगा। चावल वगैरह रहने देना, किसी होटल से ले लेंगे। इशारा मिलते ही दोनों जवानों ने बड़े बड़े 4 खाने वाले टिफिन के खानों में पर्याप्त सामग्री में मटन के मनपसंद पीस उतरवा लिए। इसके बाद राम लखन सिंह रवाना हुए। उनके जाते ही शमशाद ने कहा, देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये पुलिस वालों को जरा भी लाज शर्म का एहसास नहीं है। सारा बढ़िया पीस उठा ले गए, हमारे लिए तरी छोड़ गए हैं
और ड्राइवर वा तो साला बची हुई बोतल भी दबा ले गया। लालता पत्रकार ने समर्थन किया। सही बात नेताजी, ये तो फर्ज निभाने के नाम पर साक्षात डकैती है। बाटी भी घी में डुबा के ले जाने के बजाय टिफिन में ही घी भर लिया, दाल भात नहीं ले गए। होटल का नाम सुना रहे थे। अगर मैंने कल पेपर में नहीं छापा कि फर्ज के लिए भोजन छोड़कर भागे कोतवाल सारनाथ, तो मौका मिलते ही पीकर गरियाएंगे। डॉक्टर साहब बोले, अब जाने दीजिए, भला टली मानकर भोजन कीजिए। चोखा और खीर तो छोड़ गए हैं ना, हो जाएगा। मटन भी 2-2 पीस हो जाएगा, बाकी दाल है ही। इधर राम लखन सिंह मौकाए वारदात पर सबसे पहले पहुंचे। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही उन्होंने वायरलेस पर संदेश दिया, डीसी वाराणसी कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर सारनाथ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। बदमाशों के हुलिये की पहचान नोट करें। चश्मदीदों के अनुसार 2 बदमाश हीरो होंडा पर हैं। पीछे वाले बदमाश की दाढ़ी है और आगे वाले ने पीली कमीज पहनी है। गाड़ी नंबर 8278, लाल हीरो होंडा, ओवर। सूचना पूरे जिले में प्रसारित कर दी गई। तब तक मैनेजर भी आ गया था। लूटे हुए कैश का विवरण लेने के बाद उसको 2-4 गालियां दी गई। दुनिया सीसीटीवी लगा के बैठी है और तुम बदमाशों को न्योता दे रहे हो। फिर पूछा, अबे एक बंदूकधारी प्राइवेट गार्ड नहीं रख सकते? सर 2 साल से रखे थे, कोई वारदात नहीं हुई। वैसे ही इधर चहल पहल रहती है और इधर सिक्योरिटी एजेंसी वाले बंदूकधारी गार्ड के 20,000 मांग रहे थे, कमीशन अलग, इसलिए 2 महीने पहले हटा दिए। मालिक के पास लाइसेंसी पिस्तौल है ही। बेवकूफ कहीं के, वारदात नहीं हुई तो सुरक्षा हटा दिए। साले तुमको रक्षा मंत्री बना दिया जाए तो 10-20 साल युद्ध ना होने पर सेना ही हटा दोगे। अब बोलो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इतने में एक और पुलिस जीप आई, थाना अध्यक्ष लालपुर की। आते ही एसओ लालपुर ने जय हिंद किया और पूछताछ की कमान संभाल ली। बेमन से उसने राम लखन सिंह के मौके पर तुरंत पहुंचने की तारीफ की, लेकिन मन इसी सवाल में उलझा रहा कि इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए। एसओ लालपुर के आने के बाद राम लखन सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। वे चलने को ही थे कि मैनेजर को बुलवाया और बोले, हाँ बेटा सुन, जरा जीप की टंकी फुल करवा दे। हमारे थाने का खाता तो आसपुर के राधा कृष्ण बेमल कुमार के यहाँ है। खबर मिलते ही भाग आई। जीप अब रिजर्व में आने वाली है, हाँ जरा जल्दी करा दे। फिर ड्राइवर को आवाज़ देकर बोले, मोहन सिंह प्रॉपर पर्ची ले लेना। टंकी फुल होने के बाद जीप में बैठते ही उन्होंने ड्राइवर से तस्दीक की, पर्ची ले लिए हो ना? तब एसओ लालपुर ने कहा, अरे सर रहने दे, अपने चेले को भी कुछ सेवा का मौका दें। अगले हफ्ते आइए, थाने पे मुर्गा बनवाता हूँ। भाई साहब आर्मी में हैं, आपके लिए कुछ विलायती सामान भेजे हैं। कहते हुए एसओ मुस्कुराए। राम लखन सिंह ने फिर रीझते हुए कहा, अरे नहीं यार, कोई और दिन होती तो बात अलग थी। आज ही इसके यहाँ लूट हुई है और आज ही टंकी फुल करवाना बिना पर्ची कुछ जम नहीं रहा। अब की मैनेजर बोला, अरे सर शर्मिंदा ना करें, एक तो आपकी तेजी से हम सब बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं और इतना तेल तो ट्रक वाले ऑयल कंपनी से आने जाने में छलका देते हैं। पर्ची की बात मालिक ने सुन ली तो हमारी तो खटिया खड़ी कर देंगे। राम लखन सिंह कुछ बोलते उसके पहले ही ड्राइवर मोहन सिंह बोल पड़ा, सर ये लोग खानदानी लोग हैं, इनके मालिक तो बहुत व्यवहारिक हैं। तभी वायरलेस पर संदेश आया कि बदमाश पिसनहरिया तिराहे के आगे पंचकोसी रोड पर पकड़े गए हैं। राम लखन सिंह ने एसओ से कहा, बधाई हो यार, तुम्हारा केस सॉल्व हो गया, चलो मुलजिम बरामद करो। मैनेजर ने जोशीले अंदाज में नारा लगाया, कोतवाल साहब जिंदाबाद। पेट्रोल पंप कर्मियों ने उत्साहपूर्वक इसे तब तक दोहराया जब तक कोतवाल साहब ने स्वयं न कह दिया, अरे भाई बस करो, ये टीम वर्क का नतीजा है और तुम लोग भी गाड़ी का नंबर नोट कर लिए होते तो साले 9-2-11 न हो जाते। ऐसे उन्हें खुश होकर पीक पैप उतारा और राम लखन सिंह के घुटनों को छूते हुए कहा, सर आपने जो निशानदेही की है कहाँ जाते, इसकी माँ के साले सब, चलिए चला जाए। राम लखन सिंह ने कहा, अब चलो खाना खाकर ही चलते हैं। तब तक ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी से हाइल्यूजन इंडियन ऑयल का 1 गैलन भी मंगा लिया था। भोजन के बाद दोनों ही जीप चली। वायरलेस पर एसओ लालपुर ने मैसेज प्रसारित किया कि हम और कोतवाल साहब पिसनहरिया आ रहे हैं,
मुलजिम बरामद करने। 4-5 पैग का सरूर, अपनी कोशिश की सफलता और स्वादिष्ट भोजन के असर से राम लखन सिंह बहुत खुश थे। दूसरे थाने के इलाके में अपने लिए जिंदाबाद के नारों से उनकी छाती चौड़ी हुई जा रही थी। सायरन बजाते हुए दोनों गाड़ियां आधा रास्ता तय कर चुकी थी कि पुनः वायरलेस पर संदेश आया। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ओवर। टाइगर महोदय अर्थात कप्तान साहब का आदेश नोट करें। एसओ लालपुर के लिए कि घटनास्थल पर पहुंचे और कोतवाल साहब के आने की जरूरत नहीं, वे अपने इलाके में ही रहें, वहीं गश्त करें। ओवर। यह सुनते ही एसओ लालपुर ने कहा, अरे सर, ये क्या आदेश है? आपके साथ चलता तो मेरा भी मनोबल बढ़ता। अब लगता है कप्तान साहब क्लास लेंगे कि तुमसे पहले इंस्पेक्टर साहब कैसे पहुंचे। अब बस जलीन ही होना है। ठीक है सर, हम अपनी गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी रोको मोहन। एसओ के जाने के बाद राम लखन सिंह की जीप वापस लौटने लगी। राम लखन सिंह को यह अपमान सा लगा कि घटनास्थल पर जाने के लिए तो आदेश दिया गया, लेकिन जब प्रेस के सामने तारीफ बटोरने का वक्त आया तो उनको वापस कर दिया गया। उन्होंने वायरलेस का माइक लिया और बोले, डीसी बनारस फ्रॉम कोतवाल लखन सिंह। ओवर। डीसी से वायरलेस ड्यूटी कांस्टेबल की आवाज आई, जय हिंद सर, बताएं क्या खबर है। ओवर। कहना है कि टाइगर महोदय को सूचित किया जाए कि कोतवाल का कोई इलाका नहीं होता। इलाका तो हिजड़ों का, कुत्तों का, भूतों का या गुंडे माफियाओं का होता है। कोतवाल अपनी मर्जी का मालिक होता है, जहां उसकी जरूरत होती है वहां पहुंच जाता है। सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन। ओवर। इस प्रसारण को यद्यपि कप्तान ने नहीं सुना, लेकिन बात किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंच गई। कप्तान को बहुत गुस्सा आया। इधर महकमे के लोग भी राम लखन सिंह के ऊपर गाज गिरने की राह देखने लगे। 3 हफ्ते तो ठीक ठाक बीते। इस बीच राम लखन सिंह का कप्तान से 2 बार सामना हुआ। एक बार श्रीलंका के राष्ट्रपति के सारनाथ दौरे पर और दूसरी बार अंबेडकर प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने पर चक्का जाम के संबंध में। दोनों ही अवसरों पर कप्तान ने सीईओ से ही बातचीत की। राम लखन सिंह के अभिवादन का उत्तर भी इशारे से ही दिया। लेकिन आज पहाड़िया फल व सब्जी मंडी के सामने गाजीपुर रोड पर विपक्षी पार्टी के चक्का जाम और लाठीचार्ज के कारण उनको दोषी मानकर लाइन हाजिर कर दिया और कोतवाली का चार्ज एएसआई को दे दिया। कोई सही वजह होती तो राम लखन सिंह बुरा ना मानते। अपने सेवा काल में 20 बार वे लाइन हाजिर हो चुके थे, लेकिन आज इस लाइन हाजिर का कारण उनको कचोट रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी मंडली के शुभचिंतक थाने पर पहुंचने लगे। पुलिस लाइन में आमद से बचने के लिए उन्होंने उसी भट्टे वाली मंडली के डॉक्टर से बीमारी का एक प्रमाण पत्र ले लिया, जिसमें 1 हफ्ते का बेड रेस्ट था। कुछ देर में शमशाद अली आए और उनके साथ सत्ताधारी पार्टी के नगर महामंत्री प्रेमचंद, लालता पत्रकार, डॉक्टर साहब आदि थे। सबने अपनी अपनी योजना प्रस्तुत की कि कैसे तबादला निरस्त कराया जाए। किसी ने डीआईजी से तो किसी ने कमिश्नर से, किसी ने जिले के प्रभारी मंत्री से सिफारिश की बात की। राम लखन सिंह ने शमशाद अली को संबोधित करते हुए कहा, नेताजी, ये सब टिटहरी पर्यटन छोड़िए, ठोस जुगाड़ बिठाइए। आपको पता ही है कप्तनवा सिस्टम में है नहीं। नगद नारायण से परहेज है साले को, हमेशा सर्विलांस रूम में बैठा रहता है। याद है सांसद जी के भाई को नकली दवा वाली एजेंसी वाले केस में जेल भेज के ही माना। कई बार तो एफआईआर बदलवा देता है। अगर सही धारा नहीं लगी तो और 15 दिन बाद निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर तबादला लंबा लटक जाएगा। बिना हाई कमान के फोन से बात नहीं बनेगी। चलेंगे लखनऊ आप लोग मेरे लिए? प्रेमचंद बोले, जरूर चलेंगे भाई साहब, आपके लिए लखनऊ क्या दिल्ली तक चलेंगे। लालता बाबू, आप देखिए अपने लखनऊ वाले ब्यूरो चीफ या क्राइम रिपोर्टर से अगर कुछ बात बने तो। और हाँ डॉक्टर साहब, आप मेरी किसी बीमारी का हवाला देकर मुझे संजय गांधी पीजीआई लखनऊ रेफर कीजिए। नहीं तो अगर मैं बेड रेस्ट के नाम पे लखनऊ गया तो कप्तानवा मेडिकल बोर्ड बैठा देगा और आपकी भी छीछा लेदर हो जाएगी। राम लखन सिंह फिर बोले, अगर आप अशोक नगर वाला मकान खाली करा दिए होते तो मैं एक हॉस्पिटल खोलता और वहां रिपोर्ट बनाकर लखनऊ रेफर कर देता, डॉक्टर साहब ने कहा। अंततः तय हुआ कि राम लखन सिंह के साथ लालता, शमशाद व प्रेमचंद तीनों कल शाम लखनऊ चलेंगे। तब तक वहीं रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो जाती। साथ में उनका खारकस सिपाही
परमहंस राय भी चलेगा। उनके जाने के बाद राम लखन सिंह ने परमहंस को एक 8 सीटर गाड़ी की व्यवस्था के लिए कहा। जैसे ही परमहंस ने कहा कि साहब हम कुल 5 लोग हैं, स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, तो राम लखन ने जोर देकर कहा, नहीं, इनोवा या टवेरा ही रखो। लाइन पार मस्जिद से एक मौलाना और एक थाईलैंड वाले बुद्ध मंदिर के लामा को भी ले चलेंगे। माइनॉरिटी का असर गहरा पड़ता है। उधर कोतवाली से निकलते ही तीनों सज्जन आपस में बात करने लगे। शमशाद अली ने कहा, देखिए आज कैसे चूहे की तरह बात कर रहा है। नेताजी नेताजी उस दिन शमसदवा कह रहा था और आज लालता भाई को भी लालता जी कह रहा है, जबकि दावत वाले दिन परजीवी पत्रकार और न जाने क्या क्या बोल रहा था। अब औकात पता चली है ससुरे को। जिस तरह से उस दिन इसने सारी दावत का मजा खराब कर दिया, जी तो करता है कि भाड़ में जाने दे साले को, लेकिन पुलिस की जात ही ऐसी है और हम सबको किसी न किसी रूप में थाने से काम पड़ता ही रहता है। इसलिए समझ लीजिए कि जितनी मखनी निकल रहे हैं, चलिए ट्रांसफर रुके या ना रुके, भाड़ में जाए रमन सिंह। असली मुद्दा यह है कि 3 दिन तक ब्राह्मण और खातिर भाव का एक अलग ही मजा रहेगा। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है तो ठीक, उसका अपना अलग फायदा है, और नहीं होती तो राम लखन की किस्मत जाने। लालता प्रसाद ने सुर में सुर मिलाया, सही कह रहे हैं प्रमुख जी, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। ट्रांसफर रुकेगा तो हमारा चेला बनकर रहेगा, और अगर नहीं रुका तो भाड़ में जाए। नया जो आएगा उससे नाता जोड़ लिया जाएगा। सरकार तो अपनी है ही। कहो प्रेमचंद भाई, गलत कह रहे हैं? प्रेमचंद ने भी पुरजोर समर्थन किया, नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे यह जान लीजिए कि अपने इलाके का कोतवाल अगर आपका एहसानमंद हो तो बात ही कुछ और होती है। छोटी मोटी चीज़ों को तो फ़ोन पर ही हल किया जा सकता है। अब देखिए ना, स्कूटर मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए भी थाने पर आना पड़ता है। अगर कोतवाल कब्जे में रहेगा तो फ़ोन से आदेश दीजिए, वहीं बैठे बैठे काम करेंगे। जनता में भी मैसेज जाएगा कि नेताजी की कितनी चलती है। अगले दिन 11 जुलाई की सुबह कचौड़ी सब्जी जलेबी का नाश्ता करने के बाद एक टवेरा गाड़ी में सवार होकर सभी लोग लखनऊ के लिए निकल पड़े। रास्ते में सुल्तानपुर के ढाबे पर सबने दोपहर का भोजन किया और शाम तक लखनऊ पहुंच गए। विधानसभा के पास ही रॉयल होटल में 4 कमरे लिए गए। राम लखन सिंह प्रेमचंद से एक मुलाकात के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाकर कालीदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के दफ्तर गए। वहां सुरक्षा में तैनात एक इंस्पेक्टर से सिफारिश लगवा करके और बड़े बाबू को एक लिफाफा पकड़ा करके यह कहते हुए कि बिटिया की शादी में आ नहीं पाया था तो उसका शगुन है, उन्होंने 13 तारीख को 11 बजे दिन में मुलाकात का समय पा लिया। इसके बाद वे होटल लौटकर देखते हैं कि उनका कारखास परमहंस लाबी में कुछ परेशान बैठा है। उसने बताया कि लामा और मौलाना को छोड़कर बाकी तीनों होटल के बार में विस्की और काजू लिए सिगरेट के कस लगा रहे हैं। परमहंस ने धीरे से कहा, साहब बनारस से 2 बोतल लेके चले थे कि जरूरत पड़ेगी तो कमरे में कुछ चखना वगैरह मंगाकर काम हो जाएगा, लेकिन ई ललतवा इसकी बेटी की सबको लेकर बार में बैठ के पी रहा है, भुक्कड़ साला। 4 पैग में तो बोतल के दाम के बराबर हो जाएगा और साले दबाकर चिकन और मटन खा रहे हैं जैसे यही भोजन हो। राम लखन सिंह बोले, कोई बात नहीं, धीरज रखो, एक एक चीज का हिसाब होगा। सेती की गंगा तो हरामी का गोता। खैर लमुआ और मौलाना कहाँ है? सर लमुआ तो शाम को खाता नहीं, डमरू घुमा के कुछ पूजा पाठ कर रहा है, शायद चाइनीज भाषा में, और मौलाना की बहन नखास पे रहती है, वहीं मिलने गया है। चलो ठीक है, उस मियाँ से कह देना शेरवानी वगैरह प्रेस करा के और जूता पालिश करवा के रखेगा, परसों सुबह का टाइम मिला है। राम लखन सिंह बोले। फिर बार की तरफ बढ़कर उन्होंने शमशाद अली की तरफ मुखातिब होकर कहा, आहा महफिल पूरे रंगत पर है। तभी लालता प्रसाद बोल पड़े, ओ कोतवाल साहब, बस आपके ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन भट्टे पे जो महफिल थी उसका कोई जवाब नहीं, लीजिए आप भी। राम लखन सिंह ने 2 पैग लिए, फिर सबने खाना खाया। तीनों सज्जन मटन जहांगीरी, रोगन जोश, नरगसी कोफ्ते, दाल बुखारा, गलोटी के कबाब, चिकन अफगानी, कीमा पराठा, नान और मिस्सी रोटी के अलावा सीर माल फिरनी, कुल्फी का बेहिचक और बेधड़क ऑर्डर देते रहे। भोजन के उपरांत बिल साइन करते हुए राम लखन सिंह ने देखा लगभग 4,500 की रकम लिखी थी।
भोजन के बाद कमरे के लिए चलते हुए प्रेमचंद ने एक वेटर को बोला, ऊपर कमरे में पानी भिजवा दीजिए। वेटर ने पूछा, सर रेगुलर या बोटल्ड? लाल का तपाक से बोले, अरे भाई मिनरल वाटर नहीं जानते, वही भेज दो और 5:30 बजे हम लोग बेड टी लेंगे। राम लखन सिंह कमरे में आकर परमहंस से उन तीनों के अय्यासी पर चर्चा कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। परमहंस ने दरवाजा खोला, सामने वेटर था। उसने भीतर आकर बताया कि बगल के लोगों ने 4 बोतल हिमालयन मिनरल वाटर ऑर्डर किया है, बिल पे साइन करते के लिए आपके पास भेजा है। बिल साइन करते हुए परमहंस लगभग चीख पड़ा, ये क्या लूट है भाई, पानी मंगाया है ना, कोई दूध की बोतल या बियर तो नहीं मंगाई है। 4 बोतल का 240 रुपया, मजाक है। वेटर ने जवाब दिया, सर ये मिनरल वाटर है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर नहीं जो आप सोच रहे हैं कि 15 से 20 रुपया बोतल मिल जाए। ये हिमालय की चोटी से पैक होकर आता है, लोकल वाटर नहीं है। इस बार राम लखन सिंह ने चुप्पी तोड़ी, अबे सारा पानी ही हिमालय से आता है, सब लूट है हरामखोर कंपनियों की। चलो अब साइन कर दो यार, इस साले घर में हैंडपंप का पानी पीते हैं, यहाँ मिनरल वाटर मांग रहे हैं। एक बार तबादला रुक जाए, फिर इस लालता के बच्चे की पत्रकारिता हम उसके अमुक में डाल देंगे। परमहंस ने फिर चिंता व्यक्त की, सर सीएम साहब से परसों भेंट है, अगर ये साले ऐसे ही खर्च कराते रहेंगे तो फिर पैसा कम पड़ जाएगा। और ये लालता पत्रकार रिसेप्शन से पूछ रहा था कि बढ़िया चिकनकारी वाले कपड़े कहाँ मिलेंगे। ये प्रेमचंद भी कुछ खुसर फुसर कर रहा था। राम लखन सिंह ने कहा, ओह साले भट्टा बैठा के रहेंगे, रुको कुछ जुगाड़ करता हूँ। फिर छत की तरफ देखते हुए 2-3 मिनट तक कुछ सोचते रहे, फिर अचानक बोले, परमहंस सुबह का नाश्ता तो होटल के चार्ज में शामिल है ना? जी हाँ सर, ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। राम लखन सिंह ने तुरंत रिसेप्शन को फोन मिलाकर शमशाद के कमरे से कनेक्ट करने को कहा। शमशाद अली की आवाज आते ही वो बोले, अरे नेताजी, सीएम साहब से मिलने का समय तो परसों है, क्यों ना कल गाजी मसूद सालार साहब की दरगाह पर माथा टेक आते हैं। 2.5 घंटा जाना 2.5 घंटा आना, आप जानते ही हैं पुलिस की नौकरी में समय मिलता कहाँ है। लगता है गाजी बाबा का बुलावा आ गया है। शमशाद ने कहा, ख्याल तो अच्छा है, रुकिए लालता जी से पूछ लूं, प्रेम भाई तो सो गई। राम लखन सिंह तुरंत बोले, अरे पूछना क्या है, मौलाना तैयार है ही, गाजी साहब का बुलावा आने पर कोई रुकता है भला। कल इन लोगों को भी ले चलिए, सब मिलकर चादर चढ़ाते हैं। और गुड नाइट कहते हुए फोन रख दिया। फिर परमहंस की ओर मुखातिब हुए, देखो दरगाह के नाम पे संसदवा और मौलाना मना नहीं करेंगे, लामा कुछ बोलेगा नहीं, फिर ई दोनों साले यहाँ रह के घंटा उखाड़ेंगे, इनकी माँ की साले चिकनकारी का सूट लेंगे, और 2.5 घंटा नहीं, कम से कम एक तरफ से 3.5 घंटा लगेगा। रास्ते में कैसरगंज के पास एक अपने चेले का दशहरी आमों का बाग है, उसके यहाँ बाग में ही लंच किया जाएगा। शाम को थक थका कर आएंगे तो बाजार जाने की हिम्मत नहीं रहेगी। कल सालों को कमरे में ही पिया हुआ के सुता दिया जाएगा। हरामखोर साले भिखमंगे सब माले मुफ्त दिले बेरहम बन रहे हैं। अगली सुबह नाश्ते के दौरान लालता और प्रेमचंद ने ना जाने की थोड़ी बहुत कोशिश की। प्रेमचंद ने जैसे ही कहा कि जरा इमामबाड़ा देखना था और दरुल सफा और पार्टी दफ्तर भी जाने की सोच रहा था कि राम लखन सिंह बोले, अरे नेताजी, एक बार गाजी मियाँ की रहमत हो गई, फिर अगले चुनाव में एमएलए या एमएलसी बनकर यहीं विधायक निवास में रहिएगा और इमामबाड़ा में बैठ के शतरंज खेलिएगा नवाबों की तरह। वाक्य पूरा होते ही मौलाना और संसद ने एक सुर में कहा, आमीन। फिर कोई मना करने की हिम्मत ना कर सका। नाश्ते के बाद सभी बहराइच के लिए निकले। दरगाह में चादर चढ़ाने और जियारत करने के बाद वापसी में सभी कैसरगंज के पास घाघरा नदी के किनारे राम लखन सिंह के चेले कौशल किशोर के यहाँ रुके। दोपहर का भोजन सामान्य ही था, लेकिन बाल्टी भर खुशबूदार दशहरी आमों ने सारी कमी पूरी कर दी। राम लखन सिंह के अलावा सभी ने जो जी भर कर आम खाए, थोड़ा आराम किया और चलने से पहले चाय पी रहे थे कि परमहंस ने राम लखन सिंह को अलग बुलाया। अलग होते ही उसने कहा, साहब अभी तो 3 ही बज रहे हैं, 2-2.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर ससुरे आम खाकर ताजा हो गए हैं, कहीं मार्केटिंग के लिए बोलने लगे तब। राम लखन सिंह बोले, हाँ यार, हमको क्या पता था कि 4 लेन सड़क बन गई है और इतनी जल्दी बहराइच पहुंच जाएंगे। मंदिर होता तो रुद्राभिषेक में आदि
1 घंटा निकल जाता। दरगाह में तो चादर चढ़ाए काम खत्म, मंत्र भी ज्यादा है नहीं। खैर रुको, कुछ दिमाग लगाते हैं। ऐसा करो, ड्राइवर से कहो गाड़ी में कोई खराबी बता दे, हम सब यहीं आराम करते हैं। सर, ये गाड़ी वाला डॉक्टर साहब का पड़ोसी है, बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, इसमें शक है। कुछ और सोचिए, क्यों ना हम चलते समय अंबेडकर पार्क वगैरह में टाइम काटे। राम लखन बोले, नहीं यार, इस उमस में कौन बैठेगा, रुको कुछ सोचता हूँ। फिर वे दोनों वापस वहीं आए जहां बाकी लोग बैठे उत्साह पूर्वक उन्हीं की तरफ देख रहे थे। तब तक एक आइडिया उनके दिमाग में आ गया और मुख पर चिंता की बजाय आत्मविश्वास झलकने लगा। लालता ने पूछ ही लिया, क्या बात है कोतवाल साहब, जो दीवान जी आपको उधर लेकर जाकर बता रहे हैं। राम लखन सिंह पहले थोड़ा हंसे हैं। अरे कुछ नहीं, परमहंस कह रहा है कि लौटते हुए बाराबंकी के बजाय देवा शरीफ की तरफ से दर्शन करते हुए चला जाए। कहीं मैं सबके सामने मना ना कर दूं, इसलिए अलग से कह रहा था। लेकिन आप लोग थक गए होंगे, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव अभी तय नहीं किया। लालता कुछ कहने ही जा रहा था कि कौशल किशोर ने उनकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल नेक ख्याल है। देवा शरीफ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है आज तक। वहां से महज आधे घंटे का फर्क समझो। समझ लीजिए, बाईपास वाले पुल में मेरे बगीचे का कुछ हिस्सा NHAI वाले मांग रहे थे, सर्वे भी कर गए। बस हमने देवा शरीफ सरकार के यहाँ गुहार लगाई और आपकी माने ना माने NGT ने पर्यावरण की मंजूरी नहीं दी, वरना आज इस पेड़ वाला आम ना खा रहे होते। तब तक मौलाना ने भी सहमति दी। एक बारगी तो यह ख्याल मेरे मन में भी आया, लेकिन कुछ हिचक सी हो रही थी कहने में। बहुत ही नेक ख्याल है। शमशाद ने भी सुर मिलाया, दीवान जी मान गए आपको, आपने दिल जीत लिया। परमहंस कभी राम लखन सिंह को तो कभी लालता पत्रकार को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वे लोग कुछ आगे बढ़े, पीछे की सीट पर परमहंस ने आवाज दी, अरे ड्राइवर साहब थोड़ा धीमे चलाओ, गाड़ी बहुत उछल रही है। आगे बैठे राम लखन सिंह ने तुरंत कहा, जल्दी किस बात की है बे, कहीं लड़ भिड़ गए तो इस इलाका में सीधी गाड़ी फूंक देते हैं, कुटाई अलग से, हम भी नहीं बचा पाएंगे। और गाड़ी की रफ्तार 80 से 55 आ रख गई। फिर राम लखन सिंह ने मौलाना को पहली बार इज्जत देते हुए कहा, मौलाना साहब, कोई ऐसी पूजा नहीं होती आपके यहाँ जिसमें काम सिद्ध होने के लिए संकल्प किया जाए। मौलाना ने कहा, जी जनाब, बहुत सी दुआएं हैं, दरूद शरीफ, सूराए फातिहा, आयतल कुर्सी, चारकुल, लाहौल है, इनके साथ या हफीज या सलाम और कई भी सूरतें भी हैं। मैंने सालार साहब की दरगाह में पढ़ी थी, आप चिंता ना करें, इस बार पूरे तरीके और अमल से पढ़ूंगा। राम लखन सिंह ने कहा, भाई सभी के लिए पढ़िएगा, सबको दुआ चाहिए। मौलाना बोले, बेशक। देवा शरीफ में जियारत आदि में शाम हो गई, सूरज डूब चुका था। राम लखन सिंह और परमहंस मन ही मन प्रसन्न थे। ड्राइवर ने फिर तेज गाड़ी भगाना चाहा तो अब की उसको ना टोककर राम लखन सिंह ने फ्लाईओवर के बजाय बादशाह नगर की क्रॉसिंग वाला रास्ता बता दिया, जो कि एक बार बंद होकर आधे आधे घंटे बाद रहता है। फिर शाम की भीड़ में धीरे धीरे चलते 7-8 बजे वे होटल पहुंचे। नहा धोकर लगभग 9 बजे मौलाना के अलावा तीनों राम लखन के कमरे में आए। दिन भर दरगाह और कल समय से मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने के कारण बोतल नहीं खोली गई। तेल मसाले के अधिक इस्तेमाल पर होटल को कोसते हुए राम लखन सिंह ने कमरे में ही 1 दाल, 2 सब्जी, चावल और फुलके मंगा लिए। परमहंस ने खबर दी कि सामने बहुत अच्छा घेवर और कढ़ाई का दूध मिलता है। खाना आने पर बिल साइन करते हुए परमहंस खुश था। रकम 1000 तक भी ना पहुंची थी। प्रेमचंद ने लेटर हेड पर सारा मजमून राम लखन सिंह ने पहले ही टाइप करा रखा था। अगली सुबह परमहंस ने हजरतगंज वाली कोतवाली के अपने एक जानकार सिपाही को सुबह नाश्ते पर बुला लिया, जिसने होटल बिल में कुछ और डिस्काउंट करवा दिया। सब लोग जल्दी नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करके कालिदास मार्ग के लिए रवाना हुए। राम लखन सिंह आज कुर्ता पजामा और सदरी पहने हुए थे। चूंकि सीएम साहब सिर्फ 5 मिनट देते और इतने कम समय में कौन सारी बातें बताएगा, इस बात पर विचार चल रहा था। लालता एक चिट पर नोट कर रहा था कि राम लखन सिंह ने टोका, अब आप सीएम साहब के सामने चिट निकालेंगे। सीएम के सामने सीधा जाने में प्रेमचंद का भी हलक सूख रहा था। वैसे कई रैलियों में वे सीएम साहब का माल्यार्पण कर चुके थे। इधर शमशाद अली भी बोलने की प्रैक्टिस में लड़खड़ा रहे थे। मौलाना और लामा को चुपचाप रहना था, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना था।
मुख्यमंत्री आवास के आगंतुक कक्ष में सभी 6 लोग शांत बैठे थे, जैसे किसी परीक्षा का साक्षात्कार देने आए हों। अचानक राम लखन सिंह बोले, ऐसा है कि आप लोग गड़बड़ा देंगे, इसलिए मैं बोलूंगा, बस आप लोग हाँ में हाँ मिलाइएगा। और हाँ, बुके प्रेमचंद जी और शमशाद भाई देंगे, और चलते समय मैं और प्रेमचंद जी लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए उनके पैर छुएंगे। समय कम होगा, इसलिए थोड़ा तेजी से काम करिएगा। जैसे ही भीतर जाने का बुलावा आया, राम लखन सिंह जी ने तेजी से सबसे आगे बढ़े। उनके पीछे से सभी मुख्यमंत्री के कक्ष में दाखिल हुए। राम लखन सिंह ने बिजली की तेजी से सबका परिचय कराया। परम मान्य आदरणीय नेताजी को नमस्कार और सादर चरण स्पर्श। मान्य, ये बनारस में पार्टी के जिला महामंत्री प्रेमचंद्र जी, ये चिरगांव ब्लॉक के प्रमुख शमशाद अली जी हैं। इनके दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सन 42 आंदोलन में जेल गए थे, और खान अब्दुल गफ्फार खां बहुत के खास थे। ये लालता प्रसाद जी हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के बनारस के ब्यूरो चीफ। आप मौलाना रहमत उल बुखारी हैं, शाही इमाम के खानदान से आपका ताल्लुक रखते हैं। और आप श्री लामा जी हैं, इनका नाम थोड़ा कठिन है जनाब। इस पर सयाम साहब थोड़ा मुस्कुराए। आप बोधिसत्व सोसाइटी के महासचिव और परम पवित्र दलाई लामा जी के बड़े खास शांति दूत हैं। मैं अपनी पार्टी के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के वाराणसी जनपद का संयुक्त सचिव रघुनाथ सिंह हूँ। बुके और नमस्कार के बाद सभी बैठे। सभी अपनी अपनी अजीब और झूठे परिचय को लेकर सकपकाए हुए थे। राम लखन सिंह ने आगे बात शुरू की। माननीय महोदय, हम सभी बनारस के पुलिस कप्तान के अत्याचारों से दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। कप्तान का रुख शुरू से ही पार्टी विरोधी है। विपक्षियों की हर सिफारिश सुनी जाती है और हमें जनता के सामने नीचा देखना पड़ता है। महोदय, अभी कुछ दिन पहले सारनाथ में विपक्षी पार्टी ने कुछ उल्टे सीधे मुद्दे लेकर चक्का जाम किया। आपका पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे कि अपने कोतवाल साहब राम लखन सिंह ने पहले अनुरोध किया कि भाई और चाहे जो कर लो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का पुतला नहीं जलाने देंगे। प्रेमचंद जी और शमशाद भाई ने भी रोकने की कोशिश की तो उन लोगों पर पथराव कर दिया। मजबूरी में कोतवाल राम लखन सिंह को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई, लेकिन कप्तान ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपने कोतवाल साहब को लाइन हाजिर कर दिया। हम लोग मिलने गए तो समय नहीं दिए, जबकि विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपने कमरे में बैठाकर लस्सी पिला रहे थे। हुजूर, ये वही राम लखन सिंह कोतवाल है जिन्होंने सकल डीहा उपचुनाव में पार्टी की बहुत मदद की थी। हुजूर, कुछ कीजिए, वरना पार्टी का जनाधार बहुत कम हो जाएगा। यही प्रार्थना लेकर हम आए हैं। यह कहते हुए राम लखन सिंह उनके चरणों की ओर झुक गए। सीएम ने कहा, अरे उठिए उठिए। फिर उन्होंने तुरंत फोन पर डीजीपी को तलब किया। लाइन मिलते ही कहा, डीजीपी साहब, एसएसपी बनारस को अंतिम चेतावनी दे दीजिए कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं की बात ना सुनी गई तो गंभीर परिणाम होंगे, और सारनाथ के कोतवाल राम लखन सिंह को तुरंत वापस वहीं पदस्थापित करके मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। यदि राम लखन सिंह ने शाम तक सारनाथ का चार्ज नहीं लिया तो मैं बख्शूंगा नहीं। इसके बाद सीएम बोले, अब आप लोग इत्मीनान रखिए, बार बार एसएसपी बदलना ठीक नहीं होता। मीडिया में बातें उठती हैं, लेकिन अब वह सुधर जाएगा। और हाँ, निकाय चुनाव के लिए अभी से कमर कस के लग जाइए। इस बार बनारस का मेयर अपनी पार्टी का होना चाहिए। और रघुनाथ, तुम कोई बात हो तो मेरे पीए को रिपोर्ट देते रहना, अपना सीवी भेजना। देखता हूँ कहीं सरकारी वकील के लिए जगह हुई तो ठीक है। फिर राम लखन सिंह के साथ सब बाहर आए। मौलाना ने पहला सवाल दागा, कोतवाल साहब, आपने झूठ मूठ इतना बढ़ा चढ़ाकर परिचय क्यों दिया? लालता ने भी कहा, और मुझे इंडिया टुडे ग्रुप का ब्यूरो चीफ बता दिया। राम लखन सिंह वापस अपने पुलिसियाओं दाव में आकर बोले, तो क्या बताते बे कि सर ये सड़क छाप मौलवी है, कुजड़ों की बस्ती में मदरसे में अलिफ बे ते सिखाता है, और तोहे बताते कि बिना मान्यता वाले फ्रीलांसर पत्रकार हैं और इनको दैनिक जागरण से निकाल दिया गया। देखो, उनको प्रेमचंद की पहचान थी, इसलिए हम केवल नगर मंत्री को जिला मंत्री कर दिए, और अगर ऐसा परिचय ना देते तो सीएम आप लोगों की तरफ देखते भी नहीं। चलिए चला जाए, बनारस से पेश कर साहब का फोन भी आ रहा है। यह कहते हुए वे लघु शंका हेतु आगे बने सुलभ शौचालय की ओर बढ़े। फारिग होकर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर गए तो देखा परमहंस गमछा लेकर उनका इंतजार कर रहा था। हाथ धोते समय उसने कहा, साहब, ये हरामखोर सब साने अवध होटल में लंच करके चलने का प्लान बना रहे हैं। अगर इजाजत हो तो सीधे सीधे कह दूं कि जौनू तुम लोग ये होटल के बार में बैठकर पैग लगाए हो
और रूम में मंगाकर चिकन मटन अटर पटर खाए हो तो होटल का बिल देने में हमारा सब पैसा खत्म हो गया है। इसलिए लौटने में जहाँ भी खाना पीना हो अपनी अपनी जेब देख के खाना, हमारे भरोसे मत रहना। नहीं नहीं, अभी नहीं, साने अवध चलो, भकोसने 2 सालों को, फिर ये बात बोली जाएगी। अभी कहोगे तो चोट उतनी गहरी नहीं लगेगी, राम लखन सिंह कुटिलता से बोले। रास्ते में मौलाना ने कहा, जनाब मुझे 4 बाग के सामने उतार दें, मैं कुछ रिश्तेदारों से मिलकर 1-2 दिन में आऊँगा। परमहंस ने मौलाना की शेरवानी में 500 का एक नोट डाल दिया। लामा ने भी वहीं उतरकर कहा, श्रीमान मैं भी श्रावस्ती और कुशीनगर होते हुए सारनाथ आऊँगा। उतरते हुए परमहंस ने लामा को भी 500 रुपये देने चाहे, लेकिन लामा ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। बोले, साहब जरूरत होगी तो मांग लेंगे, हम संचय नहीं करते। उसके बाद साने अवध रेस्तरां में पहुंचकर राम लखन सिंह ने घोषणा की, भाई आप लोग भोजन करें, सुबह नाश्ता बहुत हो गया, पेट कुछ ठीक नहीं है और सफ़र भी करना है और यहाँ तो बहुत रिच खाना है। परमहंस तुम साथ दो। परमहंस ने कहा, सर हमारा मंगल व्रत है। राम लखन सिंह उठे और बोले, आप लोग भोजन करें, मंगल का दिन है इसलिए हम लोग मीट मुर्गा से थोड़ा हट के बैठते हैं। तीनों सज्जनों ने पहले 2-2 बैग बेशकीमती विस्की ब्लू लेवल के लिए और फिर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का चटकारे ले लेकर आनंद लिया। वे लोग फिर फिंगर बाउल में उंगलियां साफ कर ही रहे थे कि वेटर ने बिल प्रस्तुत किया। लालता प्रसाद ने वेटर को इशारा करते हुए कहा, वो जो क्रीम कलर का कुर्ता ब्राउन सदरी में बैठे टीवी देख रहे हैं उनको दे दो, वही पे करेंगे और सौंफ इलायची की जगह मीठा पान हो तो ले आओ। राम लखन सिंह कनखियों से सब देख रहे थे और परमहंस भी उत्सुक था। वेटर ने जैसे ही बिल प्रस्तुत किया उन्होंने तीनों को सुनाकर कहा, का बे हम कुछ खाए हैं, कोई ऑर्डर किए हैं, तब बिल की यहाँ बैठने का दे, जो खाया है उससे लो, हमसे लोगे, और चलो परमहंस चला जाए, कहते हुए उठ खड़े हुए। लालता पत्रकार ने प्रतिवाद किया, ये क्या कोतवाल साहब, काम निकल गया, फायदा हो गया तो नीयत बदल गई। राम लखन सिंह ने उत्तर दिया, तुम सबका 3 दिन का खर्चा होटल और बार के बिल में जो लाए थे सब खत्म हो गया, अब तुम लोग भी कुछ शेयर करोगे कि नहीं? और का ये हमारा अकेले का फायदा हुआ है, तुम लोगों का फायदा नहीं है? तुम लोग थाने पे दलाली नहीं करोगे, हमारे नाम का फायदा नहीं उठाओगे? और हमारी बात बुरी लगे तो जाके वापस सीएम साहब से बोल दो कि सब झूठ बोल रहे हैं। चलो मिलजुल के बिल चुकाओ, और हम खाए होते तो कुछ सहयोग करते। जल्दी करो, निकलना भी है। परमहंस ने मोबाइल से ड्राइवर को आवाज दी, हाँ बे सरपट गाड़ी ले गया, साहब को चार्ज लेना है 5:15 बजे से पहले, उसके बाद राहु कॉल लग जाएगा। इसके बाद लखनऊ से चली गाड़ी सारनाथ ही रुकी। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।